Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be discussing a new topic, that is regionalism, or you can say regional discontent and its solution. Okay, now let's start the topic. Okay, so now, so today's topic is न्यू टॉपिक है ये, और टॉपिक का नाम है रीजनल डिसकंटेंट and its solution. Okay, so under this topic, first I will be discussing what is regionalism. रीजनलिज्म है क्या? ओके, तो पहली चीज तो हमें ये डिस्कस करना है रीजनलिज्म क्या है. ओके, देन रीजनलिज्म के अंदर एक डॉक्ट्रीन है बड़ी ही फेमस, सन्स ऑफ सॉइल. सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रीन. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही चीजें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तब आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्ट में रीजनलिज्म कैसे आया, क्यों आया, ये सारी चीजें हम बात करेंगे. देन स्टेट्स के साथ इश्यूज. ओके, इश्यूज इन जम्मू कश्मीर एंड पंजाब. हालांकि हमने दोनों ही डिस्कस कर लिए, बट एक बार ओवरव्यू देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. दूसरी चीज ये हमें डिस्कस करनी है. ओके, तो रीजनलिज्म के अंदर दूसरी चीज ये. देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स विद नॉर्थ ईस्ट रीजन. प्रॉब्लम्स विद नॉर्थ ईस्ट रीजन. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये तीन चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है इसके अंदर. ओके, ये याद रखिएगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक. ओके, हालांकि इस सब्जेक्ट का उतना वेटेज नहीं है एग्जाम में, बट स्टिल आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो इंसर्जेंसी है कि नागालैंड में ये सारी चीजें क्या हो रही है, अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा था, उसका बैकग्राउंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से बनेगा. तो ये याद रखिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना जरूरी है. सभी चीज का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, so first we'll start regionalism. Okay, basis क्या था regionalism का? Okay, first we'll start with regionalism. अब ये regionalism है क्या? Okay, एक चीज याद रखिएगा, आप आसाम के हैं तो आपके लिए आसाम का पेट्रियोटिज्म है, उसको हम रीजनलिज्म नहीं बोलते. समझ में आ रहा है? बहुत लोग हैं बोलते हैं कि हम हमारे स्टेट के लिए, जिस स्टेट में वो रहते हैं उसके लिए लॉयल हैं. ओके, उसकी लैंग्वेज पे बड़ा प्राउड फील करते हैं, उसको रीजनलिज्म नहीं बोलते. ये याद रखिएगा. ओके, दिस लोकल पैट्रियोटिज्म एंड लॉयलिटी टू योर लोकेलिटी और स्टेट एंड इट्स लैंग्वेज, ओके, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट रीजनलिज्म. ये याद रखिएगा. ओके, ये रीजनलिज्म का पार्ट नहीं है. रीजनलिज्म अलग चीज होती है. ओके, अगर आप अपने स्टेट के लिए लॉयल है, लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करते हैं, ओके, लोकल पैट्रियोटिज्म है, ओके, तो ये भी एक तरह की क्या है, याद रखिएगा, ये भी एक तरीके का है लॉयलिटी टू नेशन. ओके, ये याद रखिएगा, ये भी एक तरीके की लॉयलिटी है नेशंस के साथ. ओके, ये याद रखिएगा. तो रीजनलिज्म है क्या? अब रीजनलिज्म का जो मेन डेफिनेशन है या जो मेन मतलब है, ये तो मैंने आपको बताया, ये नेशंस के लिए ही है, नेशन के लिए लॉयल्टी है. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, बट ओके,
तो अब रीजनलिज्म है क्या? ओके, सो अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई स्टेट अपने प्राइड को और इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखता है, ओके, या नेशन के अगेंस्ट में रखता है हॉस्टाइल मैनर में, उसको हम रीजनलिज्म बोलते हैं। कोई भी स्टेट अपने प्राइड और अपने इंटरेस्ट को अगर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखेगा, ओके, या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में रखेगा, उसको हम बोलेंगे रीजनलिज्म। कि आप नेशनल इंटरेस्ट की जब रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, डिसरेस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, उसको हम बोलते हैं रीजनलिज्म। कि आपके अंदर सिर्फ लोकल प्राइड है, ओके, आपका लोकल प्राइड अबव द नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हम बोलेंगे नेशनलिज्म, सॉरी रीजनलिज्म। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इफ एनी स्टेट asserting its pride and interest above the national interest and against the nation in a hostile manner, then it can be said as regionalism. ये याद रखिएगा, ओके। और इसीलिए एक अमेरिकन स्कॉलर थे, अमेरिकन स्कॉलर, ओके, इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज बोली थी, जर्नलिस्ट भी थे ये पेशे से, ओके, और इनका नाम था सेलिग हैरिसन, सेलिग हैरिसन, अमेरिकन स्कॉलर एंड जर्नलिस्ट, ओके। इन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली, इन्होंने एक इंडिया पे किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था द मोस्ट डेंजरस डिकेड। इन्होंने इंडिया पे एक किताब लिखी, उस बुक का क्या नाम था? द मोस्ट डेंजरस डिकेड। और इस किताब में इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो रीजनलिज्म है, इट वुड बी थ्रेट टू इंडियन यूनिटी, ओके, ये याद रखिएगा, बिकॉज देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और ममता बनर्जी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ये क्या है? खतरा है किस चीज को? इंडियन यूनिटी को। ये चीज लिखा किसने? सेलिग हैरिसन ने। उन्होंने बोला दैट रीजनलिज्म would always be a threat to Indian unity. Why? Because of conflict between national and state governments. ये याद रखिएगा। बट एक चीज उन्होंने ये भी बोला, ओके, दैट इंडिया will manage to accommodate and celebrate India's cultural diversity. But India manage कर लेगा because of India's constitution. ये याद रखिएगा। तभी आप देखते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, ओके, ओके, तभी आप देखेंगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में किस चीज की मांग शुरू होती है? दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज होने चाहिए स्टेट्स को। समझ में आ रहा है? और तभी आप देखेंगे नए स्टेट्स बनते हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब, ओके। एंड डिस्पाइट सच ग्रेट अमाउंट ऑफ एमिटी एंड पीस, देयर एग्जिस्ट मैनी रीजनल डिस्प्यूट्स आल्सो। बहुत सारे रीजनल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया में अगर आप देखें तो, जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट, रिवर वाटर। अब इंडिया में रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत ही ज्यादा है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है, ओके, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में है, महाराष्ट्र और आंध्रा के बीच में है, ओके। तो ये सब क्या है? ये रीजनलिज्म का खतरा है। रिवर वाटर डिस्प्यूट्स क्या शो करता है? रीजनलिज्म, ओके, ये याद रखिएगा।
इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। अब रीजनलिज्म के लिए इकोनॉमिक इंबैलेंस भी खतरा है। अब इकोनॉमिक इंबैलेंस कैसे? अगर आप मुंबई देखें, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, दूसरी तरफ अगर आप आसाम देखें, जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या है? इनइक्वालिटी, स्टेट्स में इनइक्वालिटी है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा, स्टेट्स के अंदर इनइक्वालिटी, दैट मींस इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, इकोनॉमिक imbalances. Okay, now अब इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस में क्या आ जाएगा? पहली चीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ओके, एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी among different states and region, and that is why it could be a potential source of trouble between the states. And from the beginning itself, the national government felt a responsibility to counter the imbalance in regional development. शुरुआत से इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल गवर्नमेंट यही कर रही है ताकि ये जो इम्बैलेंस है, इनइक्वालिटी है स्टेट्स के बीच में, उसको कम किया जा सके। ये याद रखिएगा। इसीलिए रेट ऑफ ग्रोथ पुअर स्टेट में बढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्टेंस जो है रिच स्टेट्स एंड पुअर स्टेट्स में, वो कम होना चाहिए। ओके, एंड दैट इज व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ होल रेंज ऑफ पॉलिसीज टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी गैप बिटवीन द स्टेट्स। अब इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारी चीजें हैं। फाइनेंस कमीशन सबसे बड़ी चीज है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जितना पैसा है स्टेट्स की इकोनॉमी के बेसिस पे, इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पे उनको एलोकेट करना फंड्स, एंड दिस इज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट इन गवर्नमेंट्स हैंड इन ब्रिंगिंग डेवलपमेंट टू द पुअर स्टेट, ओके, टू ट्रांसफर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एंड दिस ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट was done by फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में, फाइनेंस कमीशन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। देन उसके बाद और कौन कौन सी चीजें हैं? प्लानिंग। अब स्टेट में भी प्लान बनते हैं, स्टेट लेवल प्लान एंड सेंट्रल लेवल प्लान, and that is why planning was also used as a powerful instrument to remove the regional inequality, okay, and planning commission allocated greater plan assistance to the backward states. planning commission backward states को पैसे और देने के लिए हमेशा रिकमेंड करता है। planning commission always recommend assistance in loans, in terms of loans, in terms of grants, ओके। सो सेकंड टूल क्या है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए? प्लानिंग कमीशन। थर्ड जो टूल है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यस, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक फर्टिलाइजर्स, ऑयल, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स, हेवी केमिकल्स, ओके। अब आप देखिए, अभी जब कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कमी हुई, आसाम में क्या हुआ? प्लांट लगवाए गए। किसकी वजह से? सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस की वजह से ऑक्सीजन प्लांट लगे, ओके। तो ये किस लिए है? दिस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ओके, हैज बीन अ टूल फॉर द रिडक्शन ऑफ रीजनल इनइक्वालिटी। बहुत बड़ा टूल है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये याद रखिएगा। Then another tool, government incentives. Government incentives, yes. And this government incentives has been provided to the private sector to invest in backward areas. Government क्या देती है? Subsidies देती है private sectors को, ताकि private sectors को promote किया जाए backward areas में,
टैक्स कंसेशन दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर को कि आप इन्वेस्ट करिए बैकवर्ड एरियाज में। इंस्टीट्यूशनल लोन्स दिए जाते हैं सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, टूल्स है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो ये था इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। देन द, मैंने आपको बताया एक सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन। अब ये देख लेते हैं, सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन। ओके, नाउ सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन। ओके, अब ये सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन है क्या? अब एक चीज याद रखिएगा, ये डॉक्ट्रिन का कहना है कि कोई जो स्टेट है वो बिलोंग करता है मेजॉरिटी लिंग्विस्टिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल बंगाल किसको बिलोंग करता है? मेजॉरिटी बंगालीज को। ओके, क्योंकि वो वहां के रीजनल स्पीकर्स हैं। एंड ये डॉक्ट्रिन जो है, द सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन इज मेजरली पॉपुलर इन सिटीज। ये सिटीज में ज्यादा पॉपुलर है, ये याद रखिएगा। ओके, तो जब भी इकोनॉमिक एप्रोप्रिएशन होता है रिसोर्सेज का, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बात होती है, तो हमेशा जहां पे सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन होती है वहां पे कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे आसाम में भी है, आसाम के लोग अपने आप को असमीज, लैंग्वेज प्राइड है उनका, तो जब भी जॉब्स की बात आएगी असम के लोग क्या बोलेंगे? पहले हमें। तो यहां पे क्या आ जाता है? कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म। ओके, ये याद रखिएगा। एंड इन अ सिमिलर वे लैंग्वेज लॉयल्टी एंड रीजनलिज्म वाज एंड इज स्टिल यूज्ड, ओके, टू एक्सक्लूड द आउटसाइडर्स। यस, लैंग्वेज लॉयल्टी आज भी हमारे यहां जिंदा है, आउटसाइडर्स को बाहर करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए। और ये जो सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन है, इसका यही कहना है कि कोई स्टेट जो बिलोंग करता है मेजॉरिटी ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ओके, जो वहां के क्या है, रीजनल लैंग्वेज स्पीकर, वो उस स्टेट को अपना होमलैंड मानते हैं। जैसे आसाम के लिए असमी, असमीज के लिए आसाम, बंगाली के लिए कैलकाटा, मराठी के लिए महाराष्ट्र। ओके, and that is why the sons of soil doctrine was profoundly utilized in big metropolitan cities. अब ये कहां पे फॉलो होती है? पहला तो मुंबई में मराठियों के लिए, ओके, देन बैंगलोर में ये फॉलो होता है कन्नड़ लोग, देन कोलकाता बंगाली, देन गुवाहाटी असमीज, ये सारी चीजें ये याद रखिएगा। ओके, ये याद रखिएगा। एंड दैट इज वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा रूल दिया गया है? मुल्की रूल। मुल्की रूल याद रखिएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये मुल्की रूल। अब ये मुल्की रूल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 371 सब क्लॉज डी। मुल्की रूल आर्टिकल 371 सब क्लॉज डी। ओके, and this article safeguards the rights of local people in employment and education. Okay, and this article was created after agitation in the state of Andhra Pradesh. तो जब आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन का, तब इसमें ये लाया गया कि आंध्रा में तेलुगु एंड जो वहां के लोग हैं उन्हीं को बस एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से आप देखें आसाम में भी किसके लिए रिजर्वेशन है? असमीज के लिए, मणिपुर में मणिपुरीज के लिए। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एंड दैट इज व्हाई इस रूल को हम क्या बोलते हैं? मुल्की रूल। ये याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 371 सब क्लॉज डी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ लोकल पीपल in employment and education, and it was created after the agitation in the state of Andhra Pradesh. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा। तो ये सबसे बड़ा, आपसे जब भी कभी यूपीएससी में पूछा जाए सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन का एग्जांपल क्या है? आर्टिकल 371 सब क्लॉज डी, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, ये याद रखिएगा। ओके,
So this sons of soil doctrine, this arise when there is actual or potential competition for industrial and middle class job. ये तभी आता है जब कंपटीशन होता है मिडिल क्लास के बीच में जॉब्स के लिए। और ये कंपटीशन किसके बीच में होगा? ये कंपटीशन होगा जो माइग्रेंट्स आए होंगे स्टेट में और जो वहां के लोकल पीपल होंगे। जैसे हमारे यहाँ कौन आया हुआ है? बांग्लादेशी असम में। तो क्या है, ये सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन फॉलो होती है। कंपटीशन है जॉब्स के लिए, माइग्रेंट्स एंड लोकल एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच में। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। एंड सबसे बड़ा केस क्या आया था? सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट किया था, दैट वाज द वर्स्ट केस, ओके, ऑफ एंटी माइग्रेंट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ Sons of Soil Doctrine, and that was a movement led by Shiv Sena in Maharashtra. Okay, and in that movement, Shiv Sena appealed regionalism, and Shiv Sena assumed fascist proportions. जो मद्रासीज रहते थे उस टाइम पे, कहां पे? महाराष्ट्र में, उनको बहुत मारा शिवसेना ने। Okay, and that is why after that the courts approved the reservation on the grounds of residence. Okay, कोर्ट्स ने क्या किया? अप्रूव किया उसी के बाद ही रिजर्वेशन को रेजिडेंस के बेसिस पे। बट कोर्ट ने एक चीज रखा कि पीपल्स के पास राइट है माइग्रेट करने की। ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एलाइड फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग देयर मूवमेंट। वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन दिया जाएगा जो वहां के लोकल लोग हैं। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। ओके, बहुत बड़ी चीज है ये। ओके, ये याद रखिए। ओके, तो ये था पहला टॉपिक जो अभी हमने देखा, सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन एंड रीजनलिज्म। ओके, मैंने अभी आपको बताया। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड this topic. Now we'll see issue in Jammu and Kashmir and Punjab. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ब्लू स्टार ऑपरेशन एंड ऑल। ओके, तो अब हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे इसका, ठीक है। नाउ इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब। ओके, now issue of Jammu and Kashmir, as I have already told you that the Jammu and Kashmir, it comprises 3 social and political regions. अब 3 रीजन कौन से हैं? पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। 3 रीजन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के? पहला तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये 3 रीजन है अभी इंडिया के पास। जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। समझ में आ रहा है? एंड कश्मीर वैली इज द हार्ट ऑफ द रीजन। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ओके, एंड जम्मू रीजन इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स, एंड जम्मू इज अ रीजन ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख एंड द स्पीकर्स ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। एंड लद्दाख इज अ माउंटेनियस रीजन। लोग जाते हैं वहां पे ट्रेकिंग के लिए, घूमने लद्दाख। ओके, माउंटेनियस रीजन। And Ladakh has very little population which is equally divided between Buddhist and Muslims. Ladakh में 2 ही लोग हैं, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, और यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है एंड अदर क्लास। ओके, ये याद रखिएगा। देन द कश्मीर इशू, मैंने आपको बताया कश्मीर इशू। ओके, ये याद रखिएगा। कश्मीर इशू इज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट हैज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस। ये याद रखिएगा। एक्सटर्नल डायमेंशंस कैसे? कश्मीर की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, चाइना, एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू, टेरिटरी हथियाने की चाह, दोनों ही स्टेट, पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, सो दिस कश्मीर इशू इट इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी, जिसे हम बोलते हैं कश्मीरियत। ओके, and the aspirations of the people of Jammu and Kashmir for political autonomy. कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ना ही उन्हें पाकिस्तान के साथ, ना ही इंडिया के साथ।
तो उनका इश्यू क्या है? कश्मीरियत। ओके, ये याद रखिए। तो रूट कॉज प्रॉब्लम के क्या, मैंने बताया आपको दैट बिफोर 1947, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जम्मू कश्मीर जब हमने पढ़ा था, दैट बिफोर 1947 जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट. ओके, and at that time princes and the kings, they were free to join any either country or to remain independent. So the ruler of Jammu and Kashmir wanted to remain independent. Okay, while the popular movement began in the state, and that movement was led by whom? Sheikh Abdullah of the National Conference Party. He wanted to get rid of Maharaja Hari Singh, and at the same time he did not wish to join Pakistan. Okay, and later after the partition के बाद क्या हुआ? Pakistan still had eye on Jammu and Kashmir and to annex it forcefully, and that is why Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. And then the Maharaja of Kashmir pleaded for help, and India helped to drive out infiltrators only when the Maharaja signed instrument of accession. Is that clear to you all? So at the same time, it was also argued that once the situation gets normalized, okay, the views of the people, that is plebiscite, will be ascertained in their future. अब बोला गया था सीज फायर ट्रूज देन प्लेबिसाइट होगा, बट कभी भी पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस हटाई नहीं, इसलिए प्लेबिसाइट आज तक हुआ नहीं. एंड 1957 में क्या हुआ आपको पता है, मैंने बताया था कि जम्मू कश्मीर का अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन अलग बन जाता है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. सो 1/3 हिस्सा किसके पास चला गया था? पाकिस्तान के पास, जम्मू कश्मीर का, एंड 2/3 इंडिया के पास. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. ओके, तो ये चीज था. तो प्लेबिसाइट कभी हुआ नहीं जम्मू कश्मीर में. ओके, एंड जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी कैसे दी गई थी? आर्टिकल 130 के अंडर में, सॉरी 370, आर्टिकल 370. ओके, ऑटोनॉमी गिवन बाय द आर्टिकल 370, and this autonomy has been eroded in practice, and that is why this led to the protest for greater state autonomy. बट वहां पे हमेशा ही क्या होता रहता था? इंडियन फोर्सेस, पाकिस्तान, इसी का प्रॉक्सी वॉर चलता रहता था. इसीलिए कश्मीर के लोगों ने क्या किया? और ज्यादा स्टेट ऑटोनॉमी चाहते थे. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. अब पाकिस्तान 3 वॉर हमसे हार चुका था, 1947 to 48, 1965, देन 1971 का भी वॉर हार चुका था. तो पाकिस्तान को यह समझ में आ गया था कि हम इंडिया से ऐसे तो जीत सकते नहीं है. फाइनली इन 1989, और यू कैन से बाय 1989 से पाकिस्तान ने क्या किया? मिलिटेंट मूवमेंट, प्रॉक्सी वॉर शुरू किया थ्रू टेररिज्म. एंड बाय 1989 the Jammu and Kashmir state had come up in the grip of militant movement, okay, which mobilized around the cause of separate Kashmiri region. तो वहां पे militant movement अब कश्मीर में शुरू हुआ, supported by पाकिस्तान, कि तुम मांगो अपना हक, सेपरेट कश्मीरी रीजन मांगो. ओके, एंड पाकिस्तान ने इंसर्जेंट्स भेजना शुरू किए, मुजाहिदीन भेजे, एंड दैट इंसर्जेंट गेट्स मॉरल, material and military support from Pakistan. Okay, ये याद रखिएगा. And finally after that, government of India has started negotiation with various separatist groups कि इंडिया की यूनिटी को हमें नेगोशिएट नहीं करना है, इसलिए आप बताइए आपकी क्या डिमांड्स है. एंड फाइनली आप सभी को पता है 5th of August 2019 Indian government of India has abrogated Article 370. Now Jammu and Kashmir and Ladakh became union territory of India. Is that clear to you all? ये याद रखिएगा. तो ये था कश्मीर का इशू. ओके, बाकी अब कौन से टेररिस्ट मूवमेंट हुए, कैसे हुए, वो आपका पार्ट है इंटरनल सिक्योरिटी का. तो यहां पे आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बन चुका है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. नाउ द नेक्स्ट इशू इज पंजाब इशू. ओके, पंजाब इशू. अब पंजाब का भी मैंने इशू आपको बताया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उन्हें खालिस्तान चाहिए था. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा. सो द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द पंजाब स्टेट, इट चेंजेस विद द पार्टीशन. पहले तो पंजाब का पार्टीशन होता है, एक पंजाब कहां चला गया? वेस्टर्न पंजाब, पाकिस्तान में. ओके, एंड बाद में
पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पंजाब से 2 स्टेट बने, एक हरियाणा बना, ओके, ये याद रखिएगा। दूसरा कौन सा स्टेट बना पंजाब से अलग होके, हिमाचल प्रदेश। 2 स्टेट बनते हैं इंडिपेंडेंस के बाद, ओके। तो अब अगर हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो आप 1920 पे पहुंचिए, 1920, ओके। बिफोर द इंडिपेंडेंस इन 1920, I have already told you, Akali Dal was formed as a political wing of Sikh. 1920 में क्या बन गया था, अकाली दल, okay. It was formed as a political wing of Sikh and which led movement for the formation of Punjabi Suba. इन्होंने मूवमेंट चलाया कि पंजाबियों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए जिसका नाम होगा पंजाबी सूबा। पंजाबी सूबा के लिए इन्होंने मूवमेंट चलाया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिए, ओके। सो आफ्टर द पार्टीशन द सिख वर नाउ अ मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब, मेजॉरिटी में थे सिख, ओके। एंड टू फुलफिल दिस डिमांड, पंजाबी सूबा की जो डिमांड 1920 से चल रही थी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ओके, 1970 से एक सेक्शन था अकालीज का जिन्होंने डिमांड किया ऑटोनॉमी। 1970 से, याद रखिएगा, पंजाब में क्या शुरू हुआ, एक उन्होंने बात करी कि हमें पंजाब को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ओके, पंजाब को ऑटोनॉमस स्टेट बनाना चाहिए। एंड फाइनली दे पास्ड अ रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन पास किया इसके लिए, मैंने आपको बताया था, आनंदपुर साहिब। कब पास हुआ, 1973 में। पंजाब में तो ये पास हो गया। अब जरूरत थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होने की। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ओके, बिकॉज दिस रेजोल्यूशन asserted रीजनल ऑटोनॉमी, ओके। This resolution wanted to redefine center state relations in the country, and this Anandpur Sahib resolution, they declared their goal of attaining dominance of the Sikh. वो हेजिमोनी चाहते थे सिख की, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। बट इस ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं था कि उन्हें इंडिया से अलग होना है, नहीं, उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए थी कश्मीर की तरह। और जब इंदिरा गांधी ने नहीं माना, तब 1980 से एक्सट्रीम डिमांड शुरू हो गई, किस चीज की, खालिस्तान की। 1980s इंदिरा गांधी आती है और डिमांड किसकी शुरू हुई, खालिस्तान की। और किसने किया था, जरनैल सिंह भिंद्रनवाला, ओके, ये याद रखिएगा। और तभी इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब इंदिरा गांधी को पता चला कि सब कहां बैठे हुए हैं, गोल्डन टेम्पल में, इंदिरा गांधी ने आर्मी भेज दी, उसके बाद इंदिरा गांधी को मार दिया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, ओके। क्योंकि इस खालिस्तान की डिमांड में पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, और जो खालिस्तानीज थे उन्होंने आर्म्स उठा लिए थे, हथियार। अब आप बात करिए, हथियार उठाने की क्या जरूरत है। एंड फाइनली ऑपरेशन ब्लू स्टार टुक प्लेस इन 1984, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। इज दैट क्लियर टू यू ऑल, ये याद रखिएगा, ओके। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि सिख रियॉट होता है, काफी सारे दिल्ली में सिखों को मारा जाता है। एंड फाइनली इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे आते हैं, राजीव गांधी पीएम बनते हैं, ओके। राजीव गांधी पीस लाते हैं, रोड टू पीस। तो इंदिरा गांधी के बाद कौन पीएम बनता है, राजीव गांधी, ओके, राजीव गांधी। एंड ही साइंड एन अग्रीमेंट विद हरचंद सिंह। इन्होंने अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया, साइंड अग्रीमेंट विद हरचंद सिंह, हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके साथ अग्रीमेंट साइन किया, ओके।
हरचंद सिंह लौंगोवाल कौन थे? ये उस टाइम पे अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ अकाली दल। ओके, एंड इस अकॉर्ड को ये भी बोला जाता है राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड, और जो अग्रीमेंट साइन हुआ इसको पंजाब अकॉर्ड भी बोलते हैं, पंजाब अकॉर्ड, याद रखिएगा, पंजाब अकॉर्ड। ओके, तो अब बेसिक फीचर्स क्या थे इस पंजाब अकॉर्ड के? बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्या क्या थे? पहली चीज इस अकॉर्ड में बोला गया कि चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब, ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ टू पंजाब, पंजाब को दे दिया गया चंडीगढ़। ओके, देन दूसरी चीज इसमें बोला गया वाटर शेयर होगा ट्रिब्यूनल के थ्रू। ओके, अब इन्होंने कहा कि हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, उस ट्रिब्यूनल में हमें बताया जाएगा कि हमें पानी, जो नदियों का, रिवर्स का पानी है, वो कैसे शेयर करना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में, कैसे शेयर होगा। तो शेयरिंग ऑफ वाटर, शेयरिंग ऑफ वाटर थ्रू ट्रिब्यूनल, ओके, बिटवीन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ओके, ये याद रखिएगा। और राजीव गांधी ने कहा कि उन सभी लोगों को कंपेंसेट, मुआवजा दिया जाएगा, कंपेंसेट किया जाएगा जो मिलिटेंसी से सफर हुए थे, कंपेंसेशन फॉर दोज हु सफर्ड फ्रॉम मिलिटेंसी। ओके, एंड एक बिग चीज याद रखिएगा, उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने पंजाब में जब सिख रिवॉल्ट हो रहा था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लगा दिया था? आफ्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आफ्सपा। तो इस अकॉर्ड में कहा गया था आफ्सपा को रिमूव किया जाए, रिमूवल ऑफ आफ्सपा। ओके, और चौथी चीज क्या थी? मैंने अभी आपको बताया, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन फॉर दोज हु सफर्ड फ्रॉम मिलिटेंसी। तो ये चीज था, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो दिस अकॉर्ड डिड नॉट फैसिलिटेट पीस इमीडिएटली, तुरंत पीस नहीं आया इस अकॉर्ड से, ये याद रखिएगा। मिलिटेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी वायलेंस, इट वाज कंटिन्यूड एंड दैट लेड टू ह्यूमन राइट वायलेशन एट दैट टाइम। और वहीं से जब लोंगोवाल ने ये अकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, राजीव गांधी के साथ साइन किया, तो अकाली दल के कुछ लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा, तो कुछ, अब ये अकाली दल जो था फ्रेगमेंट होने लगी, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अकाली दल ऑल्सो स्टार्टेड। ओके, एंड जब अकाली दल का फ्रेगमेंटेशन होने लगा तो पंजाब में जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस था वो सस्पेंड हो गया, एंड फाइनली पंजाब में क्या लग गया था? प्रेसिडेंट रूल। ओके, सो द नॉर्मल पॉलिटिकल process was suspended and the president rule was imposed. okay, and जब प्रेसिडेंट रूल लगा तब सारी पावर किसके हाथ में आ गई? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, एंड ग्रेजुअली द मिलिट्री वाज इरेडिकेटेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, मिलिट्री को हटाया गया वहां से, पीस फिर से लाया गया, कब? 1990s में। तो फाइनली पीस कब आया पंजाब में? 1990, पीस in 1990s, अब पीस 1990s में आया पंजाब में। ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली पंजाब में कौन सी गवर्नमेंट आती है? बीजेपी अलायंस के साथ आती है, ये याद रखिएगा। अब पंजाब में जब पीस आ गया, प्रेसिडेंट रूल के बाद इलेक्शन हुआ पंजाब में, तो किसकी गवर्नमेंट आई? अलायंस ऑफ बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल। ये सब पार्टियों के नाम है, याद रखिए। अब भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अलायंस ऑफ बीजेपी एंड शिरोमणि अकाली दल, दे emerged victorious and they brought back democratic process in the state पंजाब। पंजाब में फिर से डेमोक्रेसी आ गया था, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। So this is all about
the issue of Punjab and Jammu and Kashmir. So finally we have completed the two parts. Now the problems in the northeast region that I will be discussing in the next lecture. Okay, तो I hope आप सभी को समझ में आया होगा. Thank you class, thank you so much.